कि हिटलर का हाल वही होगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मारा जाएगा। इस पे भी मेरा कोई विरोध नहीं है। आप सरकार का विरोध करें, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करें, किसी पार्टी का विरोध करें, यह आपका अधिकार है। लेकिन 2020 का भारत का विरोध नहीं करने देगा। आप आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं तोड़ सकते हैं। एक महिला की स्पीच सुनिए, वो अपनी स्पीच में कह रही है कि ए जालिमों, यानी सत्ता और इस सत्ता के साथ खड़े होने वाले लोगों को वो ए जालिमों करके एड्रेस करती है। और इतनी फिलॉसफिकल बात ऐसे ही हल्के में नहीं कही जाती है, उसके पीछे बड़ा नैरेटिव होता है। उसने कहा कि हमने अपने बच्चों को लोरी नहीं सुनाई है, हमने अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं सुनाया है, हमने अपने बच्चों को करबला की कहानी सुनाई है। आपको पता नहीं है करबला में क्या हुआ, इसलिए आपके ऊपर रिएक्शन नहीं है, और करबला में क्या हुआ यह मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं यह शाहीन बाग CAA के लिए नहीं है। यह एक सरकार के आने के बाद इस देश की धरती पे, इस देश की विधानसभाओं में, इस देश के संसद के अंदर, इस देश के संविधान के अंदर जिस तरीके से नाजायज तरीके से डरा डरा करके, जैसे मौलाना आजाद ने, ये किसने कहा, कहां कहा पता नहीं, लेकिन खुद ये आइडिया एक मार्केट में फ्लोट कर दिया मौलाना आजाद ने कि देखिए पूरा वंदे मातरम गाने से मुसलमानों की आहत हो रही है और वो चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। क्रिएट कर दिया और खुद ही कमेटी के मेंबर भी बने और 3-4 और जोकरों को रख के उसे कहा कि इसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए कुछ लोग तेज हैं क्या नैरेटिव क्रिएट करना है। उसने जब ये कहा कि हमें करबला की शहादत का पता है, मैं उन्हीं मुसलमानों से एक सवाल कर रहा हूं, सच बताओ कुरान शरीफ पे हाथ रख करके, करबला में क्या हुआ था? अगर यह हिम्मत नहीं है तो हिंदुओं को और सनातनियों को झूठ बोलने के लिए करबला का इस्तेमाल मत करो। करबला में तुमने मोहम्मद साहब के खानदान, उनके नवासों के नवासे, उनकी हत्याएं करके उनकी गर्दनों को नेजों के ऊपर, नेजों कहते हैं बड़े बड़े त्रिशूलों के ऊपर लेकर के शाम की गलियों में उनकी औरतों को बेराबरू होकर घुमाया था। तुमने ये किया था। तुम किसको बताना चाहते हो? तुम तो न मोहम्मद के सगे हो न उनके खानदान के सगे हो। तुमने तो उनके दामाद को नमाज पढ़ते हुए उनका कत्ल किया। तुमने तो मोहम्मद की बेटी के घर में आग लगाई और जलते दरवाजे में उन्हें मार के दफन कर दिया। तुमने उनके नवासों की गर्दनें काटी। तुम कहते हो कि करबला हमें याद है। तुम करबला के बारे में झूठ बोल रहे हो। आज ये ताकतें कौन हैं? ये वही ताकतें हैं जिन्होंने मोहम्मद के खानदान को मारा। इसलिए अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक एक ही सोच है, जो मोहम्मद के नहीं हुए वो हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हैं? जो उनके नवासों के नहीं हुए उसके कैसे हो सकते हैं? हमको सिखा रहे हो? हमने तो, और हमारे DNA में तो राजा दाहिर सेन का इतिहास नहीं पढ़ा है तुमने, और मक्कार इस देश के इतिहासकारों ने पढ़ाया नहीं है, और हमें यह जिज्ञासा नहीं है कि हमारे पूर्वज कौन थे। राजा दाहिर सेन सिंध का आखिरी राजा था, उसका इतिहास पढ़ लेते तब भी मुसलमान अपनी मुंह नहीं खोलता आपके सामने। मोहम्मद साहब के परिवार में नवासों के नवासे जो भी रह गए थे, राजा दाहिर सेन ने अपने किले में उनको छुपा करके शरण दी। लेकिन बदकिस्मती और ट्रेजेडी देखिए कि कासिम जो चला था वहां से, पूरा नाम उसका क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम आया उसने खानदान के खानदान मारे, मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। राजा दाहिर उनके खानदान को बचाते बचाते लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन मोहम्मद के बच्चों पे उसने आंच नहीं आने दी। उस मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद के खानदान को मारा। पाकिस्तान का आज हीरो मोहम्मद बिन कासिम है। कहां के मुसलमानों हो और किस जगह के मुसलमानों हो, अब अरे मुसलमान होने पे मुझे शक है।
और मेरा शक इसलिए है, जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, जो कुरान को मानते हैं, जो शरिया को मानते हैं, जो हदीस को मानते हैं, वो मुसलमान होने का पाखंड नहीं करते। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम इस धरती पे मुगलों द्वारा अत्याचारों के सामने तुमने तलवार के सामने शलवार पहन ली थी। तुम कन्वर्टेड हो, इसलिए तुम मोहम्मद के बारे में नहीं जानते। लेकिन हिंदुस्तान में पॉलिटिकली मुसलमान होना एक फायदे का सौदा है। सत्ताएं डरती हैं, लोग डरते हैं, समाज डरते हैं, नाजायज मांगों को लोग मान लेते हैं। इसलिए तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो। इसलिए तुम सही इतिहास नहीं बताते। तुम्हारा इतिहास मोहम्मद बिन कासिम से नहीं होता। तुम वो बुज़दिल लोग हो कि तुम्हारे पूर्वजों ने लालच के मारे या तलवार के डर से अपना धर्म छोड़ के मजहब में चले गए थे। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, जब वो आपको डराते हैं, आप तलवार से डर जाते हैं, आप फतवे से डर जाते हैं, तो कभी आप भी तो उनसे सवाल पूछो कि पागलों और जाहिलों, तुम किसको डरा रहे हो? हमारे बाप दादा पुरखे तब नहीं डरे तुम्हारी उस तलवार से, तो आज हम तुमसे डरेंगे? तुम तो डरे हुए लोग हो, हमें क्या डराओगे यार? ये बोलना शुरू करा है आपने, इसीलिए इस देश में बड़ी उथल पुथल है। इसलिए लोगों को मोदी नाम की जो चीज है, ये कोई शख्स नहीं है, मोदी कोई एक इंसान नहीं है। मोदी 1000 साल के बाद 1000 साल पे सनातनियों पे 2 अत्याचार जो जुल्म हुए हैं, उस जुल्म को समाप्त करने वाली एक खुटी है जिस पे मोदी टंगा हुआ है। ये वो सोच है जिसके 7000 साल की तकलीफों को दूर करने के लिए हमें लगता है कि ये आदमी आया है, इसलिए पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है और हर आदमी ये चाहता है कि इसको समाप्त करना चाहिए। इसलिए ये देश ने अपनी दिशा तय कर ली है। आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा है। अब मुझे और आपको, सौरभ भाई ने अपनी दिशा तय कर ली है, मैंने अपनी कर ली है। बहुत सारे लोग इस देश में, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्मकार हों, वो भी बहुत पैसा कमा सकते थे 2 गाली देकर के भारत के सनातन को, 2 गाली देकर के देश के सरकारों को। वो भी क्या कहते हैं, उस लाइन में खड़े हो जाते जहां बहुत सारे राइटर और एक्टर हैं जो उनकी मर्जी के बगैर पैसा नहीं लेते। खड़े हो सकते थे, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने भी वही रास्ता चुना जो सौरभ भाई ने चुना, जो मैंने चुना। और उन्होंने रास्ता चुना इसलिए एक पिक्चर बनाई जिसका नाम है ताशकंद फाइल। वो देश की पहली ऐसी पिक्चर है जिसमें स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया है, सारा डॉक्यूमेंटेशन है। कोई अपनी तरफ से उसमें नैरेटिव पैदा नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर। और ये डॉक्यूमेंट भारत से और पूरी दुनिया से लाके बनाए गए। वही शख्स फिल्म बना रहा है, कश्मीर फाइल। आप सब लोगों से मेरी विनती है, ऐसे लोगों को आप कैसे ताकत दे सकते हैं, यह आपको तय करना है। इसलिए कि वैसे ही बड़ी मुश्किल के बाद एक मौका आया है। इसलिए मैं कहता हूं 4 साल का समय नहीं है, यह 4 साल के समय को 400 साल में कन्वर्ट करना है। बहुत पैसा आपने कमाया होगा, बहुत रुतबा कमाया होगा, कोई याद नहीं रखता है। दुनिया में किसी बड़े आदमी का नाम नहीं आता है कि उनकी 500 इंडस्ट्री थी, उनकी उसमें बड़ी फैक्ट्री थी, उनका हीरे का। कहीं पढ़ा आपने इतिहास में? इतिहास में धारा के विपरीत जाके जो खड़े होते हैं उन्हीं का नाम आता है। धारा के विपरीत खड़ा होना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज बहुत आसान है। मुंबई जैसे शहर में रात के 9 बजे करोड़पति लोग इसमें बैठे होंगे, बहुत काम उनके पास होंगे, लेकिन दुनिया भर में जो लोग बातें कह रहे हैं, सौरभ भाई जो बात कह रहे हैं, उस दिल ने उनके मन में कहीं कोई आग पैदा कर दी है, इसीलिए वो यहां बैठे हुए हैं। यहां से आपको ना कोई टिकट मिलने वाली है, ना यहां से कोई आपको पद मिलने वाला है, ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, लेकिन आप सब
कुछ जानना और जीना चाहते हैं। ये भूख आपको दिल्ली से अपने अपने घरों से उठा के लाई है। नीना जी 3.5 घंटे का सफर करके आई हैं, जितनी देर में मैं दिल्ली पहुंच जाता हूं। कोई बात जरूर है, इस लॉ को जलाए रखिए। ये समय कम है, लड़ाई बहुत है। अपने बीच में फैले हुए कंफ्यूजन को दूर करिए। अपने बच्चों के साथ बैठिए जिनको मार्केट में कंफ्यूज कर दिया गया है। अपने बच्चों को सच बताइए। बहुत कम समय है, मैं जानता हूं कितना कम समय है। हर दिन चैलेंज है सरकार के अस्तित्व के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं। एक घटना को गार्डियन कैसे लिखता है, वॉशिंगटन पोस्ट कैसे लिख रहा है, बीबीसी कैसे लिख रहा है और अल जजीरा कैसे लिख रहा है। सब लोग मिल गए हैं। सबकी कोशिश है कि 2020 का जो भारत है, जो अपने इतिहास की तरफ लौट रहा है, जब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड जीडीपी में आपका 33% का कंट्रीब्यूशन था। अगर आप उधर लौटे तो पड़ोसियों की दुकान बंद होगी। उनकी भी जो है वो काका आजकल एमएलए बने घूम रहे हैं मोदी के पीछे पीछे। चुनाव जीतने के लिए यहां आए थे कि गुजरातियों से कुछ रिक्वेस्ट कर दो कि मुझे वोट दे दें। तो ये ताकत जो है, ये आपकी ताकत है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओहदेदार, जिसके वहां लाइन लगाई जाती थी कि कौन मिलेगा, वो आपके प्रधानमंत्री के पीछे पीछे एक एमएलए के कैंडिडेट की तरह घूम रहा है। इस सच्चाई को समझिए। वो गुजरात देखने नहीं आया था, उसको मालूम है कि वहां पे नैया डूब रही है। और यही है जो अपने भी जितवाएगा और मुझे भी जितवा देगा। गुजराती यही कमाल नहीं करते, वहां भी करते हैं। इसलिए इस बात को सोचिए। प्रवीण मेहता जी, आप अकेले हैं, आपके साथी आज क्यों नहीं आए? बहुत सारे। ये प्रवीण मेहता जी भी हैं, ये विपुल शाबी जी हैं। मैं इन सब के नाम इसलिए लेता हूं, मुझे इस बॉम्बे में कोई नहीं जानता था 3 साल पहले, और क्यों जानेगा, मैं कुछ था नहीं। लेकिन प्रवीण मेहता से लेकर के पंकज भाई, विपुल भाई, इन्होंने एक प्रोग्राम कराया और उस प्रोग्राम में एक तस्वीर विपुल भाई, वो सौरभ भाई मेरे पास भेजी इन्होंने। मैं घंटों उस तस्वीर को देखता था और ये सोचता था कि ये दिन मुझे देखना था क्या? ये मेरे जीवन में ये दिन हो सकता है? हम लोग बड़े छोटे परिवारों से आए हैं, हमारा कोई बड़ा ऐसा परिवार नहीं है कि जिसकी हम चर्चा करें, और बड़े ख्वाब थे हमारे मन में। इन्होंने एक मुझे फोटो भेजा कि जहाँ ये प्रोग्राम कर रहे थे उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड में मेरी एक तस्वीर लगी हुई और नीचे लिखा है हाउसफुल। मैंने कहा ऐसा तो हमने अपनी जिंदगी में जब घर से छुप के पिक्चर देखने जाते थे तभी लिखा देखा था यार, ये हम भी कहीं हाउसफुल हो सकते हैं, ये मैं सोच ही नहीं सकता था। तो उस मुंबई में जहां इतने बड़े बड़े लोगों ने प्रोग्राम किए, और जब दिल्ली यहां आया बॉम्बे, तो विपुल शाह जी ने कमाल का काम किया। इन्होंने बड़े बड़े कटआउट लगा दिए। मैं मुंबई में अपना कटआउट देख के सोचने लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये मुमकिन है क्या? और आज ऐसा इन्होंने माहौल कर दिया है कि मेरे जाने से पहले ये कटआउट लगवा देते हैं और शांति प्रिय धर्म के लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए जगह जगह वो अपना काम करते हैं, लेकिन आपकी तादाद, आपकी गिनती और देश भर में जो एक राष्ट्र को लेकर के चिंता है, इसलिए वो कहीं वहां नहीं पहुंच पाते जहां वो पहुंचने की कोशिश में करते हैं। मैं सिर्फ आपसे फिर आखिरी बार यही विनती करूंगा कि आप सबको बिना किसी छोटा बड़ा ऊंच नीच के राष्ट्र के लिए आप खुद क्या कर सकते हैं, और यह कहना बंद कर दीजिए मोदी पॉपुलेशन पे बिल कब लाएगा, नसबंदी कब करेगा, ये कब करे। वो जो कर रहा है उससे ज्यादा स्पीड से कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को समझते हैं कि उसके पास ताकत है, वो सब मिनटों में कर देगा। 1000 साल की गंदगी है और
अंदर से चैलेंज है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और चाइना से चैलेंज नहीं है भारत को। जब भारत की आर्मी के चीफ ने यह कहा कि 2 फ्रंट की चिंता मत करो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो पार्टी का लीडर है लोकसभा में, उसने कहा कि हमारे 2 फ्रंट पहले से खुले हुए हैं, क्या हम इन 2 फ्रंट का मुकाबला एक साथ कर सकते हैं? चीफ ऑफ आर्मी ने जवाब दिया, उन्होंने किसी रेफरेंस में इनडायरेक्टली जवाब दिया, उन्होंने कहा भारत के जो 2 फ्रंट हैं, ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर पर, इसकी चिंता भारत को नहीं करनी चाहिए, भारत की आर्मी कैपेबल है। मैंने उसके बाद में इस नैरेटिव को कहा, भारत का एक तीसरा फ्रंट है जिसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। यह तीसरा फ्रंट भारत के समाज में घुल मिल के बैठा हुआ है, जो कहता है हम भाई भाई हैं। अभी भी आपको भाई भाई का फर्क नहीं पता चल पा रहा। भाई तो पाकिस्तान कराची में रहता है, यह भाईचारा, भाई का पता चल गया, चारे का पता चल गया। यह गंगा जमुना तहजीब, यह कहां मिलती है? हम सदियों से साथ रह रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां पे रह रहे थे। इस नैरेटिव से बाहर आइए, अपने होने का एहसास कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि सनातन के लोगों को कभी हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है। आपने तो 2 भेजे हैं, तब अल्लाह से यकीन हट गया है। आप तय करें, हमारे निजी स्वार्थ कुछ भी हो, हमारी आपसी अनबन कितनी भी हो, लेकिन हम दिल्ली पे उसी को बिठाएंगे जो 5000 साल पुरानी सभ्यता और सनातन राष्ट्र को बचाने के लिए काम करेगा। उसकी जात क्या है, उसकी पार्टी क्या है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, ये हमारा एजेंडा नहीं है।